हेलो एवरीवन। आज से हम एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में जो पढ़ने का तरीका हम फॉलो करेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा पहले से। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जेई में आए हुए क्वेश्चंस को लेंगे और हर एक क्वेश्चन के ऊपर जितने पॉसिबल क्वेश्चंस फर्दर बन सकते हैं उन सबको हम डील करेंगे। इन शॉर्ट, उस पूरे टॉपिक को हम यहाँ पर लर्न करेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ टॉपिक्स आज के लेक्चर के लिए मैंने लिए हैं और इसको रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है। जैसे चाइना करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसने इतने अच्छे अच्छे डिवाइसेस बना लिए, है ना, प्लेन बना लिए, फाइटर जेट बना लिए। तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके पढ़ाई को बेहतर क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। सो यहाँ पर जो हम करने वाले हैं वो होगा, ये पेपर एक ले रहे हैं हम। ये पेपर 22/4/2025 का है। ठीक है। और सीबीटी 2 का इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का पेपर है, जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। जैसे देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन आया था कि इन संट जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट द पर्पस ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है। सो आपको पता है, जिनको पता है कि वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जेनर डायोड से कैसे बनाया जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आंसर आप रट के मत जाओ, आप पूरे इस टॉपिक को यहाँ पढ़ लो, क्योंकि हो सके नेक्स्ट टाइम जेनर डायोड से रिलेटेड दूसरा कोई क्वेश्चन आ सकता है। सो लिमिट ऑफ करंट थ्रू द जेनर डायोड, ये आंसर इसमें ऑप्शन में था। चलो वापस से इस बार इस टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं। जेनर डायोड, आपको पता है कि जेनर डायोड जो है वो रिवर्स मोड ऑफ ऑपरेशन में काम करता है, फॉरवर्ड में नहीं। ठीक है। ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। आपको पता है डायोड फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है। नॉर्मल डायोड जो होता है, जिसको हम स्विचिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको हम यूज करते हैं, चॉपर सर्किट के लिए हो जाए या रेक्टिफायर सर्किट के लिए हो जाए। लेकिन जेनर डायोड एक स्पेशल डायोड है जिसको हम रिवर्स डायरेक्शन में काम में लगाते हैं। ठीक है। डायोड का अगर आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो वो कुछ ऐसा होता है। तो ये इस रीजन में जेनर डायोड को हम काम में लगाते हैं। और यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ से करंट जो होता है, वोल्टेज ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो जाता है, करंट वेरी करता है। इसीलिए इसे वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट दिखता कैसा है, कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पे इनपुट वोल्टेज यहाँ अप्लाई किया जाता है और आउटपुट वोल्टेज जो है वो इस लोड, अगर हम यहाँ पे कहेंगे लोड को, हम इस जेनर डायोड के अगेंस्ट में डालते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसे हम वी जेड कहते हैं। ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ओम्स लॉ लगाओ तो ये वी इन है, अगर ये वी जेड है, तो यहाँ पर आई आर का क्या वैल्यू होगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस में जो करंट जाएगा, ये आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी इन माइनस वी जेड डिवाइडेड बाय आर। क्योंकि यहाँ पे आपका वोल्टेज है वी जेड, यहाँ वोल्टेज है वी इन, तो इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, इस आर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको करंट मिल जाएगा। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, लिमिट द करंट थ्रू द जेनर डायोड। जेनर डायोड से कितना करंट पास करेगा इसको लिमिट करता है। ठीक है। क्या यही एक इसका एप्लीकेशन है? नहीं। इसका दूसरा एप्लीकेशन है कि जो जेनर डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज होता है, जेनर डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है उसको रेगुलेट करता है। एक्सक्यूज मी, या ठीक है, इस वोल्टेज रेगुलेशन का काम भी कर रहा है। एक्स्ट्रा वोल्टेज जो होगा, जो जेनर डायोड के अगेंस्ट में ड्रॉप हो रहा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को ड्रॉप करता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। और ऐसा करने से वो क्या करता है, लोड जो है जेनर डायोड के अक्रॉस में जो लोड लगाया गया है, मैं फिर से यहाँ सर्किट बना दूं, यहाँ पर मेरा लोड रेजिस्टेंस है, तो लोड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वी ड्रॉप, यहाँ वी जेड। सो ये वोल्टेज ड्रॉप करके अल्टीमेटली प्रोटेक्शन करता है सर्किट का। तो आई होप जेनर डायोड से अगर आप नेक्स्ट
एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकेंगे। ओके, चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। ओके, ये जो मैंने अभी बताया ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा एक सवाल आया था, वो है आर्क हीटिंग के ऊपर। आपको पता है कि वेल्डिंग में आर्क हीटिंग भी यूज किया जाता है। आर्क हीटिंग क्या होता है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आते हैं टॉपिक पे। इन आर्क हीटिंग द आर्क इज सस्टेन्ड बाय। आर्क हीटिंग जब होता है तो आर्क हीटिंग सस्टेन कैसे होता है, आर्क बनता कैसे है, उसके अंदर आर्क बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि ये आर्क हीटिंग प्रोसेस क्या है। सिंपल भाषा में समझते हैं। यहाँ एक फिगर आप देख रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड एंड कैथोड। इनके बीच में एक स्मॉल गैप रखा गया है और इस गैप में क्या है, एयर। तो जब यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से अगर पास करने की कोशिश करेंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। इस आयोनाइजेशन से टेम्परेचर जो है बहुत हाई रेट में इंक्रीज करता है, 300 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है और इसी टेम्परेचर को हम यूज करते हैं मेल्टिंग या फिर वेल्डिंग पर्पस के लिए। तो ये सिंपली आर्क वेल्डिंग क्या होता है ये मैंने बताया। अब यहाँ पर आ जाओ, आपका आंसर आई होप मिल गया होगा कि क्यों मैंने कहा कि आयोनाइजेशन ऑफ एयर। ठीक है, सस्टेन कैसे होता है, आयोनाइजेशन ऑफ एयर। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो सबसे पहला है इनिशियल कांटेक्ट। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होने चाहिए, ठीक है, जिनको एक दूसरे के बहुत क्लोज रखा जाए, इनके बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल हो, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अक्रॉस में काफी इंटेंस प्रोड्यूस हो, एज ए रिजल्ट गैसेस जो वहां पर है वो आयोनाइज हो जाए और एक प्लाज्मा क्रिएट करें, और फाइनली ये आर्क जो है कंटिन्यू इसके थ्रू फ्लो करेगा करंट और ये आर्क सस्टेन कर जाएगा। इज इट ओके? अब आर्क हीट क्यों प्रोड्यूस करता है, ये सारी टॉपिक्स तो नहीं थे, पर अगर आप जानना चाहो तो आपको इतना पता है, आई स्क्वायर आर टी हीटिंग लॉजिक, है ना। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, कितने टाइम के लिए आप प्रोड्यूस करते हो। तो इसी प्रिंसिपल पर ये सिंपली काम करता है, जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो कराओगे और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, रेजिस्टेंस किसके वजह से क्रिएट हो रहा है, एयर गैप के वजह से, और जितना ज़्यादा आप टाइम ऑफ फ्लो करोगे उतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है। इट्स वेरी सिंपल, ओके। सो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, आर्क फर्नेस में, आर्क वेल्डिंग में, ठीक है, आर्क लैंप में, एंड मेटल्स को काटने के काम में आता है। चलो तीसरा सवाल लेते हैं। ओके, आई होप प्रॉब्लम्स क्लियर हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर है द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर और लोड फैक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक पावर सिस्टम से क्वेश्चन है और बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। पहले आप समझ लो कि ये आपका एक सबस्टेशन है, पावर स्टेशन है, और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, सप्लाई भेजते हो, ठीक है। सो और यहाँ पे एक पूरा एक शहर शहर है जिसका सप्लाई आप करते हो, ठीक है। तो कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर रेशियो होता है एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी एट फुल कैपेसिटी। इस पावर स्टेशन का कैपेसिटी फैक्टर का मतलब है एक्चुअली कितना पावर जनरेट हो रहा है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कितना पावर ये जनरेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल से बताया है। फॉर एग्जांपल एक्चुअल पावर जनरेट हो रहा है 1800 वॉट, ठीक है, 1800 मेगावाट आवर, बट पावर जनरेट करने का मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास है इतना, तो हमारा कैपेसिटी फैक्टर 75%। इससे बिल्कुल ये पता नहीं चलता है कि जो मेरा पावर स्टेशन है वो खराब है, नहीं। इससे ये हमें पता चलता है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम अपने पावर
स्टेशन को या पावर प्लांट को कितने इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर। और ये कैपेसिटी फैक्टर फर्दर लोड फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब मान लो आपको लोड का जरूरत 1800 मेगावाट आवर से थोड़ा कम था, तो आप 2400 मेगावाट आवर क्यों प्रोड्यूस करोगे? ये तो वेस्टेज होगा ना। तो इफेक्टिवली मैं उस टाइम पर कितना ज्यादा यूटिलाइज कर रहा हूं अपने पावर स्टेशन को, ये है कैपेसिटी फैक्टर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लोड फैक्टर क्या है? लोड फैक्टर रेशियो होता है एवरेज लोड टू द पिक लोड। ठीक है। लोड फैक्टर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, टू द पीक लोड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल 4 AM टू सपोज 16 आवर, अगर हम इसको ले लें, ये मेरा एक पीरियड मैंने लिया। इस पीरियड के अंदर एवरेज लोड कितना है? मान लीजिए एवरेज लोड है 60 मेगावाट, और इसी ड्यूरेशन के अंदर मैक्सिमम जो लोड मेरा आया था वो था 80 मेगावाट। तो ये जो रेशियो है इसको हम कहते हैं लोड फैक्टर। ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि लोड हमारा कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रह रहा है ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ आवर। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं रेलवेज के लिए अगर बोलूँ, तो रेलवेज में आप देखोगे पीक आवर जो होता है वो मॉर्निंग में होता है और इवनिंग में होता है। ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग में सबसे ज्यादा ट्रेन चलती है। तो मॉर्निंग और इवनिंग में ये जो हमारा मैक्सिमम लोड फैक्टर है, ये लोड जो होगा, पिक लोड जो होगा ज्यादा होगा यहाँ पे, पिक लोड ज्यादा होगा यहाँ पर, पिक लोड ज्यादा होगा। और इसके बीच वाले ड्यूरेशन में मेरा पिक लोड और एवरेज लोड अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। तो इस ड्यूरेशन में और इस ड्यूरेशन में हमारा लोड फैक्टर जो है वो कम होता है, और यहाँ पर लोड फैक्टर जो है यूनिटी के आसपास होता है। ठीक है। इस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर हमें लोड फैक्टर प्रोवाइड करना पड़ता है अपने पावर स्टेशन को। ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट करता है हायर लोड फैक्टर मीन्स मोर यूनिफॉर्म यूज ऑफ पावर। ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस से हमें क्या पता चल रहा है? इन दोनों के डिफरेंस से हमें पता चल रहा है द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर गिव्स important information about how efficiently a power plant is being used relative to the demand. Clear? So as a power engineer आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर उसी चीज को जैसे हमने पढ़ा उसी को यहाँ पर टेबुलेट फॉर्म में मैंने कर दिया है। आप इसे देख सकते हैं कि जब क्या, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बाकी आप इसको देख कर लिख लेना, कि अगर कैपेसिटी फैक्टर ज्यादा है, ठीक है, और मान लेते हैं ये लोड फैक्टर के अप्रोक्सीमेटली बराबर है, ये क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि लोड फैक्टर हाई है, कैपेसिटी फैक्टर हाई है, दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट बराबर हैं, तो इनका डिफरेंस स्मॉल होगा। और ये रिप्रेजेंट करेगा प्लांट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने का। प्लांट वेल यूटिलाइज, लिटिल रिजर्व और आउटेज। लिटिल रिजर्व और आउटेज का मतलब हमने रिजर्व जो है पावर को कम रखा है, यूटिलाइज ज्यादा अच्छा कर रहा है। ठीक है। दूसरा, इसमें आपको अच्छा और खराब कंडीशन यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। मान लीजिए कैपेसिटी फैक्टर जो है, कैपेसिटी फैक्टर लोअर देन लोड फैक्टर है, यहाँ लोड फैक्टर हाई है, तो कैपेसिटी माइनस लोड फैक्टर करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसका ये मतलब होता है कि प्लांट नॉट फुल्ली अवेलेबल, प्लांट से जितना पावर हमें चाहिए था उतना मिल नहीं रहा है। कैपेसिटी कम है, लोड फैक्टर ज़्यादा है, तो इसका मतलब डाउन टाइम यहाँ पर हो जाएगा, कुछ देर के लिए डाउन हो जाएगा। लोड सेटिंग्स वगैरह आप सुने, पावर चला जाना, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। फर्दर अगर हम लोग देखें लो कैपेसिटी फैक्टर, हाई लोड फैक्टर, अगर बड़ा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब उस एरिया में डिमांड हमेशा ज्यादा रह रहा है, प्लांट को रीस्ट्रक्चरिंग करने के बारे में सोचना है। यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि प्लांट पावर इंक्रीज कैसे किया जाए। ये तो कभी कभी हो सकता है, ऐसा हो गया कि अचानक से हमारा कैपेसिटी फैक्टर बढ़ गया,
ठीक है, लो हो गया, लोड फैक्टर हाई हो गया, ये कभी कभी सिचुएशन पे हम उतना दिमाग में नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर ये बहुत नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमें पावर, वो प्लांट जो है वो सफिशिएंट नहीं है, उसे चेंज करना होगा, उसमें पावर इंक्रीज करना होगा। हाई कैपेसिटी फैक्टर, लो लोड फैक्टर, ये बहुत रेयर ही सिचुएशन होता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा वहाँ जो पावर स्टेशन है वो ओवर कैपेसिटी का इंस्टॉल हो गया है, उतना पावर हमें चाहिए नहीं, तो वहां से पावर दूसरे एरिया में डाइवर्ट कर दिया जाए। ठीक है ना? सो आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, आज हम 5 सवाल लेंगे। अगर आपको कैसा लग रहा है, आपको इस तरीके से पढ़ना अगर पसंद है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर और लेक्चर्स लेकर आऊँगा और बहुत सारे ईयर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से अगर 5 सेट या 10 सेट के पेपर अगर आप सॉल्व कर लो, तो नेक्स्ट ईयर आपको ऑलमोस्ट 50% जैसे कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखा है, लो कोर्सिविटी। कोर्सिविटी क्या होता है? इसका हिंदी होता है प्रतिकारक बल। अब इसमें एक ही प्रॉपर्टी लिया है, इसमें और बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का पहला प्रॉपर्टी होता है लो कोर्सिविटी, मतलब इसका प्रतिकारक बल कम होना चाहिए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप इसको मैग्नेटाइज करने जाओ या डीमैग्नेटाइज करने जाओ, तो ये आपको अपोज कम करेगा। ठीक है, इसका मतलब require very little magnetizing force to become magnetize और demagnétize। ये मतलब आपको रिपेल नहीं कर रहा है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसको आराम से अंदर जाने दे रहा है, रिपल्सिव पावर प्रति कम है। दूसरा होता है हाई परमिएबिलिटी, म्यू का वैल्यू हाई होना चाहिए। परमिएबिलिटी क्या करता है हमें? परमिएबिलिटी अगर बहुत ज्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इजीली पास करते हैं। याद रखना, अगर म्यू का वैल्यू हाई है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से ज्यादा पास करेगा और इजीली पास करेगा। ठीक है, ये ऐसा होने से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, एक्सटर्नल फील्ड कम होगा और मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज्यादा होगा। तीसरा प्रॉपर्टी होता है लो हिस्टेरेसिस लॉस। आपने हिस्टेरेसिस कर्व देखा है ऐसा कुछ? ये क्या डिनोट करता है कि हिस्टेरेसिस कर्व जितना नैरो हो, उतना कम हिस्टेरेसिस लॉस होता है, उतना जल्दी मैग्नेट मैग्नेटाइज होता है और डीमैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग का साइकिल जो होता है वो बहुत कम होता है, और ये डिनोट करता है कि ज़्यादा इफिशिएंसी होना किसी एक प्रोसेस में। और यहाँ पर मैं आपको बार बार बताऊँ, यहाँ पे क्यों ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, क्योंकि रेलवेज में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट होने के लिए ये सारी क्राइटेरियाज हैं, इसीलिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये रेलवेज के लिए। रेलवेज आपसे वही सवाल पूछेगा वो जो इस्तेमाल करता है। ठीक है, सो चौथा, लो रिटेंटिविटी, मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिक पावर कितना है, मतलब जब आप मैग्नेट्स को रिमूव कर लो, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर लो, तो वहां कोई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं बचा होना चाहिए, वो क्विकली और जल्दी से जल्दी परमानेंटली डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं। अगर किसी भी मटेरियल में चार प्रॉपर्टी होता है, तो वो एक अच्छा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल माना जाता है, गुड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो यहाँ जो मैंने पढ़ा वो यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पे एक दो चीजें दे दी गई हैं एडिशनल, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। हाई सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज रिलेटेड टू अगेन दैट मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमने पहले म्यू से रिलेटेड बताया है। और देन गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अच्छा अगर होगा तो इसमें एडी करंट लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, एंड रिवर्सिबल मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जब आप रिमूव कर दे रहे हो मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो परमानेंटली मैग्नेट डिमैग्नेटाइज बिना हुए भी रिवर्स मैग्नेटाइजेशन हो सकता है।
कौन कौन से मटेरियल होते हैं? प्योर आयरन, सिलिकॉन स्टील, परम एलॉय एंड फेराइट्स। निकेल आयरन एलॉय को परम एलॉय कहते हैं। ठीक है। सिलिकॉन स्टील भी हम यूज कर सकते हैं, फेराइट्स भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हुए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के। एप्लीकेशन इनका कहाँ है? तो ट्रांसफार्मर के कोर में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जैसे मैंने पहले कहा, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर्स में इस्तेमाल होता है, इंडक्टर्स एंड रिलेज में इस्तेमाल होता है, और मैग्नेटिक शील्ड बनाने के काम में आता है। तो इन शॉर्ट हमने ये पढ़ा कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हाई परमिएबिलिटी, लो कोर्सिविटी, लो हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन है। और रैपिडली क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड पास होना चाहिए, और एनर्जी लॉस्ट को मिनिमाइज किया जाना चाहिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज हुए। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन है पावर सिस्टम से। फाइंड द टोटल करंट फीड एट द सेंडिंग एंड ए। टू फाइंड टोटल करंट सेंडिंग एंड ए, यहाँ पर कितना करंट है इन द गिवन रिंग डिस्ट्रीब्यूशन एबीसी। रिंग डिस्ट्रीब्यूशन एबीसी में कितना है? ठीक है, इस एंड का पावर फैक्टर आपको दिया है 0.6, यहाँ पर है 0.8, यहाँ 12 एम्पियर, यहाँ 8 एम्पियर, और यहाँ पर रूट्स दिए गए हैं। ये मैंने होमवर्क दिया, इसका सॉल्यूशन कितने लोग कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, प्रोसेस अगर जान पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो, मुझे बताना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिए कि मैं और क्या क्या टॉपिक्स ला सकूं जिसके आपको बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू।